हेलो एवरीवन। मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इंडियन पॉलिटी सीरीज से एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसे स्टडी करने वाले हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दी हुई है। यू कैन समिट द बिगेस्ट माउंटेन बाय सिंपली टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो आज का जो टॉपिक है जो कि है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देख लेते हैं इस टॉपिक से हमें कौन कौन से और सब टॉपिक्स कवर करने हैं। और उससे भी पहले हम देख लेते हैं कि यूपीएससी मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, ताकि आप ये टॉपिक ये लेक्चर देखने के बाद उसे सॉल्व कर पाए। सो यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन रह सकता है, डिस्कस द पावर्स, फंक्शंस, राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यू हैव टू आंसर दिस इन नॉट मोर देन 250 वर्ड्स। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जो हमें सब टॉपिक्स कवर करने हैं वो है अपॉइंटमेंट एंड टर्म, second topic is duties and functions, third topic is rights and limitations and fourth topic is solicitor general of india। ये एक एडिशनल टॉपिक होगा जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से थोड़ा सा अलग होगा। तो इतनी सारी चीजें हमें कवर करनी है आज के लेक्चर में। सो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि आपकी जो बुक है उसमें 52nd चैप्टर है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और हम यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को स्टडी करने वाले हैं। उसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं फर्स्ट टॉपिक में आने से पहले। सो इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले बता दूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो टॉपिक है, जो भी ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में 76 आर्टिकल में दिया हुआ है कि इंडिया में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। उसके साथ साथ इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ये लॉ ऑफिसर जितने भी है देश के, उससे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माने जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जिस तरह से आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की केसेस चलाने वाले काफी सारे लॉ ऑफिसर्स होते हैं, उसमें सबसे बड़े लॉ ऑफिसर, सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जिन्हें माना जाता है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की केसेस हैंडल करते हैं मेनली। अब हम जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अपॉइंटमेंट एंड टर्म, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते। तो फर्स्ट टॉपिक अपॉइंटमेंट एंड टर्म अभी हम स्टडी करने वाले हैं, और उसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अपॉइंटमेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि वो उनके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। तो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होने चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट के जज को जो जो क्वालिफिकेशंस लगते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको सुप्रीम कोर्ट के जो लेक्चर था उसमें बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, वही क्वालिफिकेशन आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए भी होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ना। तो ये है एक। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के थे क्वालिफिकेशन। तो एक ये हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरा ये है कि वो जज होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के लिए फॉर 5 ईयर्स, वो भी नहीं तो वो एडवोकेट तो भी होने चाहिए किसी हाई कोर्ट के 10 साल के लिए, या फिर वो एक एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए, है ना। तो जो अच्छे से जो कायदे जानते हैं, जो लॉ जानते हैं, ऐसे तो भी इंसान होने चाहिए। तो इस तरह से किसी का भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है जिसके पास ये सब क्वालिफिकेशन हो, और ये प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक अच्छे जूरिस्ट करके साबित होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अब हम थोड़ा सा टर्म ऑफ ऑफिस देख लेते हैं कितना होता है अटॉर्नी जनरल का। तो टर्म ऑफ ऑफिस जो है इट इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया ही नहीं है कि कितने टाइम के लिए अटॉर्नी जनरल कोई बन सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोसीजर भी नहीं दी है कि, या फिर ग्राउंड्स भी नहीं दिए उनको रिमूव कैसा किया जाए। ये अच्छे से याद रखेगा, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी दिया नहीं है कि कितना टाइम के लिए वो रहेंगे अपने ऑफिस में। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी दिया नहीं है कि प्रोसीजर क्या है या फिर ग्राउंड्स क्या है उनके रिमूवल के लिए, उन किस तरह से निकाला जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो उस पोस्ट पे रहेंगे। तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वो उस पोस्ट पे रहते हैं। इसका मतलब यही है कि उनको रिमूव करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है, किसी भी वक्त एट एनी टाइम कभी भी निकाला जा सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ये अच्छे से याद रखेगा। उसके साथ साथ वो रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो किसको देंगे? तो प्रेसिडेंट को वो अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे सकते हैं। मेन बात यह है कि कन्वेंशनली ही रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइंस, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की केसेस चलाने के लिए आए। फॉर एग्जांपल कोई एबीसी नाम की पार्टी अगर पावर में आए तो वो अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रखेगी। बाद में वो रिप्लेस जब हो जाएगी तो वो अपना जो नई पार्टी आएगी वो अपना रखेगी। तो उसी तरह से वो रिजाइन कर देते हैं जनरली। तो भी जब गवर्नमेंट रिजाइन कर देती है या फिर गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट हो जाता है तो सबके अपने लॉयर्स होते हैं। तो सब अपने हिसाब से, सब पार्टीज अपने हिसाब से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाती है। ओके, क्योंकि वो उनके केसेस लड़ने वाले हैं तो इसमें कोई बुराई तो है ही नहीं फिर।
उसके साथ-साथ अगर हम उनके उनके रिम्यूनरेशन या फिर हम कह सकते हैं उनके सैलरी एंड बाकी चीज़ों की अगर बात करें, तो अटॉर्नी जनरल की जितनी भी सैलरी या फिर जो भी रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा नहीं है। जितना प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे, जितना प्रेसिडेंट बताएँगे, उतना उनको रिम्यूनरेशन दिया जाता है। सो काफ़ी अच्छा ही होता है, तो कोई उसमें कमी होती ही नहीं है रिम्यूनरेशन में। तो इस तरह से एक प्रोसेस है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं रिम्यूनरेशन कितना रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं जिसमें हमें ड्यूटीज एंड फंक्शंस देखने हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि चीफ लॉ ऑफिसर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक समझ जाए कि सबसे बड़े वकील जो होते हैं किसके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ उनकी ड्यूटीज जो है वो क्या है, तो सबसे पहले एडवाइस देना, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। जितने भी लीगल मैटर्स है उन सब पे एडवाइस करना, ये काम होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। जो प्रेसिडेंट उन्हें बताते हैं कि ये मैटर है भाई साहब, इसके लिए आप हमें एडवाइस कीजिए, तो एडवाइस करेंगे। जिस तरह से बाकी लॉयर्स करते हैं वैसे ही ये करते हैं, बट ये हाईएस्ट लेवल पे करते हैं। उसके बाद कोई भी टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर, है ना, तो कोर्ट की जितनी भी कामकाज है वो भी वो देख सकते हैं, जो उनको प्रेसिडेंट करने बताएंगे, वो रिलेटेड टू लॉ एंड ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे ये हो सकता है। जो थर्ड होता है ड्यूटी, वो उनका ये है कि टू डिस्चार्ज द फंक्शन कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, है ना। तो काफी सारी जो फंक्शंस अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं या फिर किसी कायदे के द्वारा अगर लाए गए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये काम करना पड़ेगा, तो उनको वो सब फंक्शंस निभाना पड़ता है। सो ये एक और चीज हो गई उनके ड्यूटीज और फंक्शन में। अब यहाँ पे एक मेन चीज है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उनको क्या क्या ड्यूटीज है वो बता सकते हैं। सो इसी पावर का उपयोग करके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उनको कुछ ड्यूटीज दे दी है। तो प्रेसिडेंट ने जो जो उनको ड्यूटीज दी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो टू अपीयर, है ना, तो यानी क्या, तो जितनी भी केसेस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो पूरी केसेस हैंडल करना, गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में अपीयर होना, यही सबसे बड़ा एक उनका ड्यूटी मानी गई है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो कोई भी अगर केस चल रही है, जो प्रेसिडेंट ने कहा है उनको कि भाई साहब ये केस चलाया जाए, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे उनको कोर्ट के सामने केस लड़ना होगा। तो अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना, यानी वही कि उनके तरफ से केस लड़ना, जो भी उनको प्रेसिडेंट ने लड़ने कहा है, अंडर आर्टिकल 143 ये दिया हुआ है। सो ये एक और है। थर्ड ये टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हाई कोर्ट, है ना। तो किसी हाई कोर्ट में अगर केस चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो हाई कोर्ट में नहीं चलेगी, बट उससे रिलेटेड कोई मैटर है तो किसी हाई कोर्ट में भी उनको अपीयर होना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें भी यहाँ पे हमें पता चलती है कि ये क्या क्या और भी फंक्शन है जो प्रेसिडेंट ने उन्हें बताए हुए हैं। तो इस तरह से उनकी फंक्शंस एंड ड्यूटीज होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। सो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राइट्स एंड लिमिटेशंस। अब देख लेते हैं उनको क्या क्या अधिकार है और उनके ऊपर क्या क्या बंधन है, यानी क्या क्या लिमिटेशंस है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जितनी भी ऑफिशियल ड्यूटी है वो तो पूरा करना ही होगा अटॉर्नी जनरल को, ये तो उनकी सबसे बड़ी है। तो राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, है ना। तो उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं और किसी भी कोर्ट को वो एक तरह किसी भी केस को वो ऑब्जर्व कर सकते हैं इंडिया के किसी भी टेरिटरी में। ये सबसे बड़ा अधिकार है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। उसके साथ साथ ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, है ना। सो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में वो बैठ सकते हैं, वो बोल सकते हैं, जितना भी जो भी चल रहे हैं वहाँ सेशंस, उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। उसके साथ साथ ज्वाइंट सीटिंग में भी बैठ सकते हैं और उसके साथ साथ किसी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट के भी में भी उनको बोलने का अधिकार है। ये सब अधिकार उनको है, तो जिसके वो मेंबर बनाए गए, तो उनको मेंबर भी बनाया जा सकता है किसी भी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट का। तो ये पूरी चीजें यहाँ पे, बट उनके पास जो पावर नहीं है वो है राइट टू वोट। जो बाकी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स जो चल रही है उसमें हिस्सा ले सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं जिस हाउस के वो मेंबर है उस हाउस में। बट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो दोनों हाउस में बैठ सकते हैं, बट वो किसी भी हाउस में वोट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी एक उनका लिमिटेशन है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज दिए, जितना भी आप देखेंगे कि जो भी फैसिलिटीज मिल रही है या जो भी उनको एक्स्ट्रा की पावर्स मिली है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो पावर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दी गई है। सो ये एक और चीज आपको याद रखनी है, उतने उनको राइट्स है पूरे जितने पावर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो इतनी पावरफुल एक पोजीशन दिखती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
अब हम देख लेते हैं कि हमने कुछ पावर्स देखे, अब हम देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या है, क्या चीजें हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड एनी ब्रीफ, यानी ब्रीफ का मतलब है कोई भी केस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वो कोई भी केस नहीं चला सकते, ये सबसे बड़ा उन पे लिमिटेशन है। बाकी लॉयर्स जो है वो चला सकते, बट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये केस नहीं चला सकते। उसके साथ साथ ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ इन केसेस इन विच ही is called upon to advise or appear before the government of India। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केसेस उन्हें दी है कि ये केसेस पे आपको काम करना है, तो उससे रिलेटेड वो एडवाइस नहीं कर सकते किसी भी और को, तो गवर्नमेंट की ही तरफ से उनको लड़ना होगा, ये एक और चीज है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, शुड नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्संस इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अगर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा है, यानी देखिए कोई भी केस हो, क्राइम वाली केस हो, क्रिमिनल कोई केस चला रहे, अगर अटर्नी सबसे पहले याद रखेगा कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो खुद की पर्सनल प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रख सकते हैं अपने अटर्नी जनरल होने के साथ साथ, बट वो रहते हुए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट के केसेस या फिर जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड कुछ केसेस पे किसी को हेल्प नहीं कर सकते। उसके बाद ये भी है कि वो कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो क्रिमिनल केस है उसको चला नहीं सकते। अगर उनको चलाना है अपने ही खुद के प्रोफेशन में, तो उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के साथ वो खुद की क्रिमिनल केसेस चला सकते हैं, बट विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो नहीं डिफेंड कर सकते किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को। ओके, सो एक्यूज्ड यानी जिसने क्राइम किया है उसको। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ही शुड नॉट एडवाइज, ये अच्छे से, ही शुड नॉट एक्सेप्ट, ये अच्छे से याद रखिएगा, एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। वो अगर उनको किसी भी कंपनी या कॉर्पोरेशन से ये ऑफर आया कि भाई साहब आप हमारे कंपनी के डायरेक्टर बन जाइए या हमारे कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर बन जाए, तो वो नहीं बन सकते जब तक वो उनको परमिशन नहीं दे देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन वो किसी कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं बन सकते। उसके साथ साथ ये भी एक याद रखिएगा, ही शुड नॉट एडवाइज एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट of India or any statutory organization or any public sector undertaking unless the proposal or a reference in this regard is received through Ministry of Law, Justice, Department of Legal Affairs। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, किसी भी मिनिस्ट्री यानी कोई भी जितनी भी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है उस वो कोई एडवाइस मांग रही है उनको, तो उनको वो नहीं दे सकते एडवाइस अटॉर्नी जनरल। उसके साथ साथ कोई भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर भी वो एडवाइस नहीं दे सकते। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएगी, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या, जो बाय लॉ बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन है वो। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनकी। सो इन सबको एडवाइस वो नहीं कर सकते जब तक उनको वो चीजें उन तक किसने नहीं पहुंचाई हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ये जो है ये मिनिस्ट्री और ये जो डिपार्टमेंट है, जब तक ये नहीं बोलेंगे ये करने, तब तक वो ये काम नहीं कर सकते, जो 5th पॉइंट में दिया है। सो इस तरह से ये काम करते हैं हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो। अब कभी कभी आपको ये मन में सवाल आता होगा, क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट माने जा सकते हैं? तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी फुल टाइम वो लॉयर नहीं है, गवर्नमेंट लॉयर नहीं है, तो वो इस कैटेगरी में कभी नहीं आएंगे। ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट बोलना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है ये। हालांकि वो खुद की केसेस भी चला सकते हैं, इसीलिए वो गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं माने जा सकते। तो ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये इस तरह से उन पे लिमिटेशन और उनके राइट्स है कुछ जो अभी हमने देखे। उसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक है उसे थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये कौन होते हैं? तो आप कभी किसी हाईकोर्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे केबिन दिखेगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का। तो ये होते कौन है? सो यहाँ सबसे पहले आपको बता दूं कि इन एडिशन टू अटॉर्नी जनरल के अलावा और भी लॉ ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्योंकि अटॉर्नी जनरल अकेले इतना काम थोड़ी ना संभाल सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ और भी लॉ ऑफिसर होते हैं, अदर लॉ ऑफिसर्स भी होते हैं, जिनको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है और दूसरे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये ऑफिसर्स होते हैं दोनों। सो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जहां एक स्टेट में अगर पूरा काम नहीं कर पा रहे या फिर उस एरिया का वो काम देखना उन पे ज्यादा बर्डन हो रहा है, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रखे जा सकते हैं। सो ये लोगों का काम क्या है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का एक ही काम है कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनको असिस्ट करना, उनके असिस्टेंट करके काम करते हैं ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ यहां मैं आपको
ये भी बता दूं कि ओनली द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दिया नहीं है। तो ये एक चीज याद रखनी है कि 76 जो है आर्टिकल, उसमें कहीं भी सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये जो पोस्ट है इनके बारे में लिखा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये सिर्फ असिस्ट करने के लिए किसको, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो एक और चीज है कि वो सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं। उसके साथ साथ देयर इज अ सेपरेट लॉ मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल कैबिनेट टू लुक आफ्टर लीगल मैटर्स ऑफ एट द गवर्नमेंट लेवल, है ना। तो जितने भी लीगल मैटर्स है वो देखने के लिए लॉ मिनिस्टर होते हैं। तो सिर्फ केसेस पे एडवाइस करना है, केसेस के लिए अपीयर होना कोर्ट के सामने, यही अटॉर्नी जनरल का काम होता है। बाकी जो लीगल मैटर्स है पूरे गवर्नमेंट लेवल के तो वो सब देखने का बहुत बड़ा कैबिनेट के, तो ये काम देखने का उनका काम नहीं है, तो उसके लिए लॉ मिनिस्टर होते हैं। सो ये इस तरह से काम करते सब मिलके हमारे देश के कायदे कानून के लिए। अब मैं आपको थोड़े से कुछ आर्टिकल्स बता देता हूं जो कि रिलेटेड है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टॉपिक से। सो आर्टिकल नंबर 76 रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस होगा। आर्टिकल 88 ये भी रिलेटेड है, जिसमें दिया है राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के जो भी राइट्स है वो पूरे यहाँ पे दिए हैं। पार्लियामेंट और इट्स कमिटी, ये सब चीज़ों को लेकर जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आर्टिकल 105 में दिया हुआ है पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, है ना। पावर्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, इम्यूनिटीज क्या है अटॉर्नी जनरल के, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो कहाँ पे, सो आर्टिकल 105 में। सो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखना है, ये 3 आर्टिकल है, 76, आर्टिकल 88 एंड आर्टिकल 105 रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक रहा, जिसमें हमने अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ड्यूटीज एंड फंक्शंस देखे, उनके राइट्स एंड लिमिटेशंस देखे, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं ये भी हमने स्टडी कर लिया। सो इस अभी आप जो क्वेश्चन है मेंस का वो लिख सकते हैं, दैट इज डिस्कस द पावर्स, फंक्शन, राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यू हैव टू आंसर दिस इन नॉट मोर देन 250 वर्ड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल को। आप फॉलो और लाइक भी कर सकते हैं मेरे पेजेस को फेसबुक पे, अगर आप चाहते हैं तो और अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन ये मेरे पेजेस है फेसबुक पे। अगर आप मेरे बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है श्रेयस बड़ी द पीस लवर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है shreyasbadi@gmail.com। सो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन